ठंड में गरीब ससुराल आए अमीर मायके वाले। फल मिठाइयों की टोकरी तो हो गई, अब नीरजा के होने वाले ससुराल वालों को कपड़े लत्ते भी लगेंगे। विवेक बेटा। जी माँ, कहिए। बेटा आज ही जाकर दामाद जी के लिए कपड़े ले आना। पर सासू माँ, विवेक को तो मनोज, मेरा मतलब जमाई राजा का साइज भी तो नहीं पता। अरे कद काठी से तो एकदम विवेक जैसा ही है, 19-20 का फर्क होगा। तू अपने हिसाब के कपड़े लिया बेटा। अपनी सास को इतना सब करता देखकर दिव्या मन ही मन जल जाती है। सासू जी का बस चले तो सारा धन अपनी बेटी पर ही लुटा दे, अब मुझे ही टेढ़ापन दिखाना होगा। सासू माँ, मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो ना बहू। शादी में इतना खर्चा करने की भी क्या जरूरत है, एक हल्की सी चेन अंगूठी दे दीजिए बस। एक तो पता नहीं नंद जी ने उस गरीब में क्या देखकर उसे चुना है। इतने गरीब हैं कि समाज में हमारे साथ उठने बैठने लायक भी नहीं। मैं तो कहती हूँ मंदिर से शादी करके हटा दीजिए, इज्जत बच जाएगी। नंद जी ने तो नाक कटवा दी। दूर खड़ी नीरजा सब सुन लेती है। उस पल आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती करती हूँ, एक जोड़े में मेरी विदाई कर दीजिए। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोती नीरजा अपनी माँ के गले से लग गई। नीरजा शहर के जाने माने हस्ती रूपनाथ की इकलौती बेटी है, जिसे उस गरीब मनोज से प्यार हो गया, जिसका जीवन और घर परिवार उसी पर था। मनोज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, घर की गरीबी ने उसे किताबें छीनकर कमाने पर मजबूर कर दिया। गर्मी हो या सर्दी, मनोज रोज बड़े बड़े रिहायशी सोसाइटी में अखबार बांटा करता था, जिससे नीरजा प्यार कर बैठी। नीरजा की शादी बड़ी सादगी से हो गई और वह अपने पिता की अमीर चौखट को छोड़कर ब्याह कर गरीब ससुराल आ गई, जहां एक झोपड़ी में मनोज और उसके परिवार के दिन मुश्किल में कट रहे थे। बूढ़े माँ बाप जानकी और शंभू, जवान बहन और बूढ़ी दादी माँ चनिया भी थी। अरे जानकी, बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसका स्वागत तो करो। जानकी ने नीरजा की आरती उतारी और कहा, आओ दुल्हन, तुम्हारे अपने घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। फिर नीरजा ने अपने सास ससुर के पैर छुए और दोनों ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे नीरजा अपने गरीब ससुराल में ढल गई। गुजरते दिन के साथ ठंड पड़ने लगी। ऐसे में बेचारी बहू को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी नींद में शीतल के कंबल खींचते नीरजा ठंड से कपकपाने लगी। भगवान, आज तो बड़ी ठंड है, बिछौना भी बर्फ जितना ठंडा है। ठंड में ठिठुरती हुई बेचारी बहू रात जाग कर काट देती है। तभी भोर को बूढ़ी चनिया कहती है, अरे जानकी, तू देख रही है दुल्हन का चेहरा एकदम उतर गया है। हाँ अम्मा जी, बहू को जमीन पर सोने की आदत नहीं है, मगर बेचारी हमारे इस गरीब घर में इतनी ठंड में जमीन पर सो रही है। इतने पैसे भी नहीं कि रजाई भरवा दूं बहू के लिए या नया कंबल ही खरीद लाऊं। अरे जानकी, तुम कहो तो मैं भूषण के यहाँ से पिटारी ले देता हूँ, बहू के लिए मोटा बिछौना लगा देना। बूढ़ा शंभू भरी ठंड में ढेरों पिटारी का बोझा सर पर लाता है और रात में जानकी उसका बिछौना कर देती है। अरे माँ जी, ये बिछौना किसके लिए लगाया है? तुम्हारे लिए बहू, ये मखमल का तो नहीं, मगर इससे ठंड नहीं लगेगी। गरीब ससुराल वालों का ऐसा प्यार और परवाह देखकर नीरजा की आंखें भर आईं। दिन बीतते गए। एक रोज, अजी क्या हुआ? आप नीरजा के कमरे में बैठे हैं, मैं आपको सारा घर ढूंढ आई। तभी रूपनाथ ने भराए मन से कहा, बिटिया की बड़ी याद आ रही है शांति जी, पता नहीं कैसी होगी। याद है बचपन में उसे कैसे जरा से ठंड से निमोनिया हो जाता था। पता नहीं मेरे कलेजे का टुकड़ा अपने ससुराल में ठंड में कैसे रह रही होगी। हाजी इतना ही है तो चलिए ना, एक बार उसे उसके ससुराल में लाते हैं, इसी बहाने देख भी लेंगे हमारी बिटिया अपने ससुराल में सुख से तो है। अगले ही दिन शांति और रूपनाथ अपनी बहू और बेटे के साथ बेटी के ससुराल आते हैं।
उस पल नीरजा ठंड में झोपड़ी के बाहर द्वार बहार रही थी। तभी महंगी सी गाड़ी ओट पर रुकी। अंदर से शंभू और जानकी ने देखा। इतनी बड़ी महंगी गाड़ी किसकी आई है? हम गरीबों के द्वार पर, मैं देखती हूँ। तभी गाड़ी में अपने मायके वालों को उतरता देखकर नीरजा झाड़ू रोक देती है। तभी दिव्या जानबूझकर घमंड दिखाती है। कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ। ओह गॉड। नीरजा बेटी, अपने पिता के गले नहीं लगेगी क्या? नीरजा अपने पिता के गले लगी और रो पड़ी। डैडी। अरे भगवान, कौन आया है? अजी, बहू के मायके वाले आए हैं। इस गरीबी में कहाँ बिठाएंगे उठाएंगे उन्हें। शीतल, जा बेटी, पीछे के रास्ते पड़ोस की पुष्पा चाची से उनकी कुर्सी मांग ला। जी माँ, अभी लाती हूँ। शीतल कुर्सी मांग कर लाती है। इतने में नीरजा के मायके वाले अंदर चले आते हैं। सबको देखकर जानकी अपने आंचल से कुर्सियां साफ करती है। अरे समधन जी, इस सब की क्या जरूरत थी? हम परिवार ही तो हैं। समधी जी, इस वक्त आप हमारे घर पर मेहमान हैं और घर आए मेहमान को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर का दर्जा तो देंगे ही, ये गरीब नोट जो ऐंठने हैं। दिव्या के इस कहे से नीरजा को बहुत दुख लगता है, मगर वह मुस्कुराकर बात टाल देती है। समधी जी, समधन जी, बताइए क्या खाएंगे आप सब? तभी दिव्या नीरजा की गरीब सास की बेइज्जती करते हुए बोलती है। हाँ, माँ जी, आप पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे हम कह दे तो आप हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाना ही मंगवा दें। वैसे भी जब घर ऐसा है तो खाना कैसा होगा? ये सुनकर जानकी की आंखें भर आईं। शांति ने कहा, बहू चुप रहो। बहन जी, वैसे तो हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, मगर आप लोग हमें प्यार से जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। नीरजा के अमीर मायके वालों में एक दिव्या ही घमंडी थी, बाकी पूरा परिवार अच्छा स्वभाव रखता था। मम्मी, डैडी, आप बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। चलिए भाभी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। बहू, लाओ 2 तरकारी, मैं काट दूंगी। तभी नीरजा ने देखा। अरे नहीं, ये उपले तो जलाने लायक नहीं, ठंड से एकदम सीले भीगे हुए हैं, क्या करूं? तभी नीरजा ने देखा कि बूढ़ी चनिया अपने सर पर सूखे पत्तों की ढेर भरकर नवकर भीतर आती है। वह ठंड से थरथर कांप रही थी। ये देखकर नीरजा के अमीर मायके वालों का मन एक बड़े दुख और दया से भर गया। विवेक ने कहा, लाइए अम्मा जी, टोकरी मुझे दे दीजिए। नहीं बेटा, तुम इस घर के मेहमान हो, बैठो। ये बोझा ढोते तो उम्र बीत गई, तभी तो आज परिवार है। ले बहू, ये पत्ते झोंक कर खाना पका, थोड़ी बहुत लकड़ियां भी बीन कर लाई हूँ। दादी जी, आप बैठ जाइए, ये ठंड आपके बूढ़े शरीर के लिए ठीक नहीं है। मैं ले आती आज के लिए लकड़ियां। इसके बाद चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे पूरी झोपड़ी धुएं से भर जाती है। तभी वो बोली और सभी को परोसती है। माफ कीजिएगा मम्मी डैडी, जरा सी देरी हो गई। वो पत्ते झोंककर खाना बनाने में जरा सा समय लग जाता है। अगर मुझे पता होता कि आज इतनी ओस पड़ेगी तो मैं कल ही ज्यादा लकड़ी बीन कर ले आती। ये सुनकर दिव्या को जैसे उन गरीबों का अपमान करने का एक और मौका मिल जाता है। क्या? इतनी ठंड में तुम लकड़ी भी बीन कर लाती हो? क्या आप तुम्हारे गरीब ससुराल वालों की इतनी भी हैसियत नहीं बच गई कि लकड़ी बाजार से खरीद कर मंगवा ले? ये तो तुम्हारी किस्मत का दोष है नीरजा, वरना मुझे देखो, मैं भी तो बहू हूँ, मगर मेरा मायका तो रिची रिच है और ससुराल से भी मैं अमीर घर की बहू हूँ। मेरे तन पर स्टैंडर्ड स्वेटर है, मुझे तुम्हारी तरह ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता। इतने अपमान के बाद नीरजा के गरीब ससुराल वालों की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी भयंकर बर्फीली ठंड का तूफान उठ गया और झोपड़ी का एक हिस्सा कमजोर होने की वजह से टूट कर गिर पड़ा, जिसे देख सब दुख में आ गए और दिव्या जोर जोर से हंसने लगी। लो, ये गरीब 4 तिनकों की बनी झोपड़ी एक ठंड का जरा सा झोंका भी नहीं सह पाई। बस भाभी, बहुत अपमान कर लिया आपने मेरे ससुराल वालों का। ठीक कहा आपने, आप एक अमीर घर की बेटी और एक अमीर घर की बहू हैं, मगर मेरी नजर में आप सबसे गरीब हैं, क्योंकि आपने जीवन में अपना खुद का एक व्यवहार तक भी नहीं बनाया।
मगर मैंने इस परिवार में एक व्यवहार बनाया है जो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, और ये परिवार ही मेरी जमीन भी है और छत भी। नीरजा का ये करारा जवाब उसकी अमीर घमंडी भाभी के गाल पर तमाचे की तरह जा लगता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना पीना खाता है और जाते हुए रूपनाथ कहते हैं, समधी जी, समधन जी, आपके परिवार में आकर मेरी बेटी बहुत सुखी है, ये मैंने देख लिया है। मैं धन्य हो गया जो मेरी बेटी को इतना अच्छा घर द्वार मिला है। मगर ये कुछ पैसे रख लीजिए, ये मत समझिएगा कि एहसान है, बस मदद समझकर रख लीजिए। अपने मायके वालों की दिए मदद से नीरजा अपने पति के साथ ठंड को देखकर रजाई का काम शुरू करती है, जिससे वो घर में ही दिन भर रजाई बनाती और वहीं मनोज उसे बेचता। कुछ दिनों में उनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं और सब सुख से रहते हैं।